नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे, जिसके माध्यम से आप यहां जुड़े पेड क्लास में। तो एक बार आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार, सुप्रभात। और अभी तो 2 बज गया, तो फिर गुड आफ्टरनून, ठीक है ना। यह आपको भी पता है, यह हमें भी पता है, एग्जाम 30 सितंबर से, सभी का नहीं लेकिन बहुतों का, क्योंकि चलना तो वो एक लंबे समय तक है। अब सर हम लोग ऐसा क्या क्या पढ़ लें, ऐसे किन किन टॉपिक पे बात कर लें कि सिलेक्शन को लेकर के हम और आप कंफर्म हो जाएं। देखो, बातचीत तुरंत बंद कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बातचीत तुरंत बंद। मेरे इस क्लास का उद्देश्य समझना। मेरी ये क्लास 1 घंटे की जो होगी, वो हर टॉपिक का आपको वो बात मैं बोलूंगा कि अगर आप हेडफोन लगा के भी ये 1 घंटा सुन लें तो आपकी पूरी हिस्ट्री, ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें दोहरा जाएं। सच कह रहे हैं ना। ये तो आपको भी पता है, ये हमें भी अच्छे से पता है। 1 घंटे में हिस्ट्री नहीं हो सकती, कोई माइका लाल नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम लोग पढ़ के मेहनत किए हों तो एक बार इंपॉर्टेंट वाला रिवीजन तो हो सकता है। सच कह रहा हूं कि नहीं। तो मेरी इस क्लास का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके हेडफोन के माध्यम से या स्पीकर के माध्यम से उस बात को पहुंचाना है जो एग्जाम के लिए जरूरी बने। तो यदि आप सब लोग आदेश दें तो मैं बिना, अच्छा एक चीज और जान लो कि देखो, ये पहले से बता दे रहा हूं कि 30 सितंबर को शाम 7 बजे जितने मेरे एमटीएस के स्टूडेंट हो, सब जुड़ना जरूर, सब लोग जुड़ना 30 सितंबर शाम 7 बजे, ठीक है ना। ये तो शुरू करें वैदिक युग से। एक चीज देखो, हर चीज जैसे मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लाया, एक चीज दिखा दूं पहले। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने इंग्लिश हिंदी में लिख दिया है, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को। लेकिन जो बात मुझे समझानी है वो मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, ठीक है ना, वो मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा। जैसे अब आ जाएगा पितृसिद्धात्मक तो पैट्रिचल, तो सभी को क्लियर हो गया ना कि सर हर बात तुम देख लो, मैं तेजी से भगा के एक बार तुम्हें दिखा भी दे रहा हूं। हर बात लल्ला मैंने हिंदी इंग्लिश में सब लिखा है, हर एक एक चीज हिंदी इंग्लिश में लिखा है मैंने, ठीक है ना। लेकिन बात वही है, देख लो एक एक चीज, कहीं रोकोगे तो हिंदी इंग्लिश हिंदी। अब ये यहाँ पे हिंदी में है, सेम अगला इंग्लिश में है। सबको अगर क्लियर हो गया हो तो सब लोग 111 लिखो, और इसकी पूरी पीडीएफ आपको दूंगा। लेकिन अब मैं शुरुआत कर दूं। मैं हर इंपॉर्टेंट, और यहां पे याद रखना, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट दोहरवाने जा रहा हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपके लिए हिस्ट्री या फाउंडेशन नहीं है, दोहराने जा रहा हूं, ठीक है ना। चलो आओ, तो सर अब शुरुआत कर दीजिए। तो आइए सर शुरुआत कर देते हैं, कहां से क्या जरूरी है वहीं से शुरुआत करते हैं। चलो एक क्वेश्चन इशारे के लिए मैं तुमसे पूछ ले रहा हूं, आंसर करो खाली। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? सर सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से, यह सभी को पता है, सभी को पता है मुंडको उपनिषद से, ठीक है। अब आपके कमेंट को मुझे रोकना पड़ेगा ताकि मैं पढ़ा सकूं, क्लियर है ना। आप देखो, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद मतलब सर वैदिक एज। तो आओ जरा बात कर लेते हैं, पहले आर्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि आर्यों से आपसे क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है ना। इसको तुम जाने दो, इसको जाने दो, मैं जो बता रहा हूं अब वो ध्यान से सुनो। आर्य, आर्यों से क्या क्या पॉइंट आपको याद होना चाहिए। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, पॉइंट नंबर 1, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का जो समाज हुआ करता था वो पितृसत्तात्मक था। जो जो आपके पेपर में पूछा है वो बातें यहां पे आपको मिलेंगी, पितृसत्तात्मक था। आर्यों का, गाय को ये लोग अघन्या कहते थे। गाय को क्या कहते थे सर? अघन्या। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे कॉल्ड काउ एज अघन्या। उसके अलावा आर्यों का जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। उसके अलावा आर्यों के बारे में अब ध्यान से खाली सुनो, ध्यान से खाली सुनो, और हर चीज इंग्लिश हिंदी में आगे लिखी है। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। आर्यों के बारे में, आर्यों ने वेद की रचना की, इसलिए इसे वैदिक युग कहा गया। ये बात सभी को क्लियर है, वैदिक युग कहा गया है। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ज्ञान को सुन करके ट्रांसफर करते थे। आर्यों के समय की अगर हम आपसे बात कर दें, आर्यों के समय की अगर हम आपसे बात कर दें तो आर्य लोग समाज ग्राम, अब देखो यही चीज मैं अभी बोल रहा था ना कि इंग्लिश में भी रहेगा, तो इंग्लिश में रहेगा।
एक बात और याद रखना, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? खेती। ठीक है ना, आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था दैट वाज खेती, एग्रीकल्चर। अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटरल वैदिक पीरियड में आर्यों का क्या हो गया था? नहीं, अर्ली में था आपके पशुपालन। अर्ली वैदिक पीरियड मतलब 1500 से लेकर के 1000 टाइम पीरियड, और लेटरल वैदिक पीरियड में या फिर जिसे आप उत्तर वैदिक काल कहते हो, जो चला था 1000 से लेकर 600 तक, उसमें इनका हो गया था कृषि। आर्यों के देवता, जब आर्यों का 1500 से 1000 अर्ली वैदिक पीरियड टाइम था तो मुख्य देवता इंद्र थे, और जब 1000 से 600 का टाइम था तो मुख्य देवता प्रजापति हुआ करते थे। ये आपके आर्यों के बारे में। गोत्र शब्द का पहली बार वर्णन कहां मिला है बताओ? ध्यान से सिर्फ सुनना, गोत्र शब्द का पहली बार, सर गोत्र शब्द का सबसे पहली बार ऋग्वेद। आपके पेपर में सबसे ज्यादा ऋग्वेद पूछेगा, लेकिन कुछ बेसिक बातें आपके एमटीएस के पेपर में पूछ चुका है। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या हमेशा याद रखना 4 है, 6 है। उपवेद 4 हैं और उपनिषद 108 है। अच्छा सर, यहां पे ऋग्वेद, ऋग्वेद से क्या क्या पूछ सकता है? ऋग्वेद को, वेदों को संकलित किसने किया है? याद रखना वेद व्यास ने। वेदों को, वेद व्यास का ओरिजिनल नाम आपसे पूछ सकता है, दैट इज महर्षि कृष्ण द्वैपायन। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ये इनका ओरिजिनल नाम है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 3rd मंडल में गायत्री मंत्र दिया है। गायत्री मंत्र को लिखा किसने है? विश्वामित्र ने, ठीक है ना। और ये समर्पित किसको है? सवित नामक देवता को समर्पित है। 7वें मंडल में 10 राग युद्ध है। आपसे ये पूछ सकता है कि 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? याद रखना परुसड़ी नदी के किनारे। और कौन जीता था इस युद्ध को? सुदास। सुदास और विश्वामित्र के बीच में हुआ था, सुदास जीते थे। 9वें मंडल में सोम और सोम रस का वर्णन है। 10वें मंडल में गोत्र व्यवस्था, वर्णाश्रम और आपके वर्ण व्यवस्था, इन सब का जिक्र आपको 10वें मंडल में मिलता है। कौन कौन सा? गोत्र का वर्णन, वर्णाश्रम, वर्ण व्यवस्था नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो मिलता है। यमुना गंगा का हमें उल्लेख मिलता है। यमुना का उल्लेख जहां हमें 3 बार, वहीं गंगा का उल्लेख 1 बार। सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अस्तोमा सदगमय इसी वेद में है। ऋग्वेद को गाने वाले ऋषि का नाम होत्र है। होत्र नामक ऋषि ने ऋग्वेद को गाया है, ठीक है ना। नामक ऋषि ने ऋग्वेद को गाया है, ठीक है ना, वेद को गाया है। ऋग्वेद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये बात याद रखिएगा। और मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दोहराऊंगा। सरस्वती नदी का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है, नदी संहिता में। ऋग्वेद, अब देखो जो लोग कह रहे हैं इंग्लिश में, लिख दिया हूं भैया, इंग्लिश के लिए परेशान मत हो, ठीक है ना। उसके बाद अगले पॉइंट पे आएंगे, यजुर्वेद। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो कि 2 भाग में बटा है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद का अंतिम चैप्टर ये कहा जाता है ईशावास्य उपनिषद। ये एमटीएस के पेपर में, पिछले साल के पेपर में था यजुर्वेद। इसमें हाथी पालन का भी उल्लेख है, ये भी पिछली बार के पेपर में था, इसलिए ध्यान रखिएगा। यजुर्वेद सैक्रिफिशियल फार्मूला, कर्मकांडीय रिचुअलिस्टिक वेदास के ऊपर आधारित है यजुर्वेद। यजुर्वेद को ये गद्य और पद्य, मतलब प्रोज और पोएट्री दोनों में पाया जाता है। गद्य और पद्य दोनों में पाया जाता है ये, ठीक है ना। ये गद्य और पद्य दोनों में। यजुर्वेद से सिर्फ आपसे इतनी बात पूछ सकता है कि इसको, यह किन 2 भागों में है, या यह कैसा वेद है, या ये इसके अंदर के डेप्थ में नहीं जाता है, ऋग्वेद के डेप्थ में जाता है। सामवेद, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक वेद, सबसे पहला पॉइंट तो आपके लिए ये ना, संगीत का जनक वेद भी इसको कहा जाता है, जनक वेद भी कहा जाता है। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कौन सा वेद है जो ऋग्वेद पर आधारित है? सर सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। इसको उद्गात्र नाम के व्यक्ति ने गाया है। जैसे मैंने ऋग्वेद को बताया कि होत्र ने गाया, आपको मैंने यजुर्वेद को बताया कि अध्वर्यु ने गाया, इसको उद्गात्र ने गाया है। इसको चिक कर देना। इसके भी 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। हालांकि आज तक बहुत कम पूछा है पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक के बारे में। इसका उपवेद गंधर्व वेद है और गंधर्व वेद को लिखा नारद ने है। जब भी कोई वेद किसी को नहीं समझ में आता था तो उस वेद को समझाने के लिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। जैसे आपकी किताब को समझाने के लिए गाइड की रचना की गई, तो पंचविश ब्राह्मण, षड्विश, छंदोग्य, ये सब सामवेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों के
नाम है, ठीक है ना, ब्राह्मण ग्रंथों के नाम है। सामवेद, वही सेम चीज इंग्लिश में। अथर्ववेद, अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं, ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को हम लोग श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जानते हैं। अथर्ववेद को हम लोग काला जादू टोना वेद, काला वेद या ब्लैक वेद या काला जादू टोना वेद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। याद रखना, इसी अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है, और ये बात आप लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है। पिछली बार के एमटीएस में था कि अथर्ववेद का उपवेद कौन है, शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद कौन है, शिल्पवेद। इसके रचनाकार कौन है, विश्वकर्मा भगवान है। इसी वेद में मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा है, और इस वेद में कहा गया है कि सभा और समिति, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस थे, दो संस्थाएं थी, प्रजापति की दो पुत्री हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पे आएंगे, अगले पॉइंट पे आएंगे अथर्ववेद के बाद सिंधु घाटी सभ्यता। अगर मैं आपको सिंधु घाटी, चलो एक क्वेश्चन का आंसर करो, उसके ऊपर लेके इसका आंसर करो। सिंधु घाटी, देखो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट एमटीएस के हिसाब से बोल रहा हूं, ये बैच सिर्फ रिवीजन और कान से सुनने के लिए है और बार बार सुनने के लिए है। चलिए सर, राइट आंसर है बी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, अब देखो इसका सेम इंग्लिश आगे लिखा है, इसलिए इंग्लिश के लिए कोई परेशान ना हो। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। भारत की ये पहली नगरीय क्रांति गार्डन चाइल्ड ने इसको कहा था। सिंधु सभ्यता के बारे में जानो। इस सभ्यता का जो समाज था वो मैट्रिचल था, मतलब माताओं की बात मानी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था और मेन देवता पशुपति नाथ थे। पशुपति नाथ के अलावा ये लोग पृथ्वी की पूजा भी किया करते थे। उसके अलावा ये लोग सांप की पूजा भी किया करते थे और पीपल वृक्ष की पूजा भी ये लोग किया करते थे। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी खुदाई में बहुत सारे जगह मिले, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली, कालीबंगन, सुरकोतदा, ये जगहों के नाम है। मुद्दा समाज समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्यों की सभ्यता कैसी थी, तो आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी। सभी रोड एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे। इसका मतलब है, एक बात जरा समझिएगा, सभी लोग, इसको कहा जाता है ग्रिड सिस्टम। इनका शहर किस प्रणाली पे आधारित था? ग्रिड व्यवस्था पे आधारित था, ठीक है ना, ग्रिड व्यवस्था पे आधारित था, ग्रिड व्यवस्था पे आधारित था। खैर, इनकी लिखने की लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये राइट से लेफ्ट लिखते थे, फिर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। इसको देखने को भाव चित्रात्मक कहा जाता था। अधिकतर इन लोगों ने यू जैसे अक्षर का प्रयोग किया है, और ये राइट से लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस लिखने के मैनर को हम लोग बास्ट्रोफेडन कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्ट्रोफेडन। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, सिंधु घाटी में लिखने की तरीके को क्या कहा जाता था? बास्ट्रोफेडन। इनकी स्क्रिप्ट या लिपि कैसी थी? वो थी भाव चित्रात्मक, जो दाएं से बाएं चलती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, शेर का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना, शेर का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के नहीं मिलते हैं, अवशेष नहीं मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति पूजा अवेलेबल थी, मूर्ति पूजा थी। ये जरूर याद रखिएगा, इसको ध्यान दे करके देखो। मैं सिर्फ तुम्हारे एमटीएस, ये जो पॉइंट है ना, ये छोटे, खाली हेडफोन लगा के सुनते रहना मुझे 5-6 बार। इसीलिए मेरा प्रयत्न है कि मैं 1 घंटे में आपको सारे फैक्ट्स बोलने की कोशिश करूं, ठीक है ना। तो लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु वालों को, शेर का ज्ञान नहीं था, मंदिर का ज्ञान नहीं था, और ये लोग मूर्ति पूजा करते थे। पशुपतिनाथ की यहां से सिंधु घाटी सभ्यता के समय मूर्तियां मिली हैं। खैर, मोहनजोदड़ो, अब इनके प्रमुख शहरों की एक बार बात कर दे। मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा तो ये पूछता है कि मोहनजोदड़ो में नर्तक की मूर्ति कहां से मिली, नाव का चित्र कहां से मिला, सभा भवन, पुजारी, अन्नागार, स्नानागार, ये सब मिले कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से। इस शहर को हम लोग मृतकों का टीला और सिंधु का बाग भी कहते हैं, सिंधु का बाग या गार्डन ऑफ सिंधु भी कहते हैं। ये एकमात्र ऐसा शहर है जो 7 बार बनाया गया है मोहनजोदड़ो, और 7 बार बर्बाद हुआ है मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, 7 बार बर्बाद हुआ है। और ये वर्तमान में आपके कहां पे स्थित है? वर्तमान में ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है 1922 ईस्वी में
सर जॉन मार्शल ने खोजा था। वैसे इसने सर जॉन मार्शल ने खोजा नहीं था, इसके कहने पे मोहनजोदड़ो को खोजा था रखाल दास बनर्जी ने। किसने खोजा था? रखाल दास बनर्जी। तुम ये नाम काट दो, ठीक है ना, रखाल दास बनर्जी ने खोजा था मोहनजोदड़ो को, और वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है ना। अगले पॉइंट में आ रहे हैं। याद रखना, मैं सिर्फ हर टॉपिक में वो पॉइंट बोलूंगा, देखो अंग्रेजी में भी है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। यहां पे रखाल दास बनर्जी जरूर कर लेना, आर.डी. बनर्जी। लोथल, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के समय एकमात्र बंदरगाह था। यहां से ये लोग बैठ करके पानी के जहाज के माध्यम से ईरान जाया करते थे। ईरान के लोग, जिसे उस समय मेसोपोटामिया नाम से जाना जाता था, मेसोपोटामिया के लोग भारत के लोगों के लिए मेलुहा या सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे। याद रखना, लोथल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे एमटीएस के लिए, मिनी हड़प्पा इसे कहा जाता था, और इसी को मिनी मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। मिनी मोहनजोदड़ो भी किसको कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा आपको ये जो 1955 में इसका सर्वेक्षण में खोज हुआ, ठीक है ना, उसके अलावा आपको बताएं, लोथल से बंदरगाह के तो साक्ष्य मिले ही मिले, चावल का दाना का भी साक्ष्य मिला था। ज्यादा पॉइंट यहां पे ये पूछता है। हाथी दांत आपके पेपर में पूछ चुका है, हाथी दांत। चालाक लोमड़ी का चित्र यही आपके कहां से मिला था? भोगवा नदी के किनारे लोथल से। धौलावीरा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि ये यूनेस्को का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी अभी यूनेस्को ने इसे 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भाग में विभक्त था। 3 भाग में विभक्त शहर 3 भाग में विभक्त था। कोई दूसरा शहर ऐसा नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में जो 3 भाग में विभक्त था। धौलावीरा का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से खेल का मैदान, स्टेडियम पाया गया है। यहां से नेवले की मूर्ति, कहीं लिखा होगा, मंगूज की मूर्ति और स्टेडियम, ये दो। और ये क्या था? ये जो 3 भाग में बटे हैं, दुर्ग भाग, मध्यनगर और निचला नगर। आपसे ये नाम नहीं पूछता है, वो पूछता है वह कौन सा शहर है जो 3 भाग में विभक्त था, कहां से स्टेडियम प्राप्त हुआ था, कहां से नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई थी। कालीबंगन, कालीबंगन से सबसे ज्यादा जो बात पूछी जाती है वो ये, कृषि, यहां से जुते हुए खेत का प्रमाण। कालीबंगन से जुते हुए खेत का प्रमाण आपसे पूछता है, कहां से प्राप्त हुआ था। दूसरा, काली चूड़ियां, ठीक है ना, काली चूड़ियां कहां से प्राप्त हुई थी, ये आपसे पूछता है। अग्निकुंड, पूजा पाठ करने वाला जो स्वाहा जिसमें हवन होता है, अग्निकुंड, ये 3 यहां से प्राप्त हुए थे। सबसे बड़ी बात, ये नीचे वाला पॉइंट एक बार तुम लोग जरूर देख लेना। यहीं से, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे भैया इनका ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन को शैल्य क्रिया कहते हैं। ऑपरेशन का और भूकंप का, मॉडर्न साइंस में ऑपरेशन का और भूकंप का पहला एविडेंस कालीबंगन से मिला है। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लिख दे रहा हूं, तुम लोग समझ जाओगे। ऑपरेशन चिकित्सा, ठीक है ना, ऑपरेशन का पहला एविडेंस यहीं से प्राप्त हुआ था। और दुनिया में भूकंप जैसी चीज आती है, इन दोनों का पहला एविडेंस कालीबंगन से प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। बनवाली, बनवाली उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से जो पूछता है मिट्टी का हल, अगर तुम्हें एक, या फिर पूछेगा ये कहां प्राप्त है, हिसार में, और मिट्टी का हल। हड़प्पा, हड़प्पा भी मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। यहां से लाशों को दफनाने के ये 2 तरीके थे, R37 और H टाइप, ये 2 तरीके लाशों को दफनाने के तरीके थे, वो प्राप्त किए गए। और बाकी यहां से ऐसा कुछ खास नहीं प्राप्त हुआ। एमटीएस में तो नहीं पूछा, लेकिन रेलवे के पेपर में पूछा है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा किस सभ्यता से प्राप्त हुआ, यहां से। अगले पॉइंट पाएंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, आंसर करो। अमन कुमार कह रहे हैं सर आराम से पढ़ाइए। आराम से इसमें क्या है, मैं तो रिवाइज करवा रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बोल रहा हूं ना। जब बैठोगे एग्जाम में ना, 57 लाख लड़के बैठेंगे, मैं कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में डाल रहा हूं। रिवीजन 4 बार हेडफोन लगा के सुनना। चलिए सर, राइट आंसर है सारनाथ। याद रखना, सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषि पत्तनम भी है। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषि पत्तनम है, सारनाथ का प्राचीन नाम। गौतम बुद्ध की आपसे निश्चित तौर पे पूछेगा, ये जन्म वगैरह तो यहां लिखा है, माता पिता। गौतम बुद्ध किस गोत्र के थे, तो शाक्य गोत्र के थे। पिता सुदोधन, माता माया देवी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। इंपॉर्टेंट पॉइंट।
सर बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? सर बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली, ठीक है ना। सर इन्होंने इनको ज्ञान पहले प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहा दिया था? सर गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहां पे दिया था? सारनाथ में। तो चलो यहाँ पे अधिकतम उपदेश लिख देता हूं, चूंकि वो हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पे अधिकतम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहा दिया था? तो सर श्रावस्ती में दिया था। अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहा दिया था? अंतिम उपदेश इन्होंने सर कपिलवस्तु में दिया था। कपिलवस्तु में। गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य का नाम बताइए, फर्स्ट शिष्य का नाम याद रखना। गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य का नाम आनंद है। और अगर यही पूछ दे महिला शिष्य का नाम, प्रजापति गौतमी है। प्रजापति गौतमी है। गौतम बुद्ध के आखिरी शिष्य का नाम, जिसको इन्होंने आखिरी उपदेश दिया, आखिरी उपदेश इन्होंने जिसको दिया था उसका नाम सुभद्द है, ठीक है ना। सुभद्द है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? गौतम बुद्ध की तो मल्लगढ़ राज्य, जहां पे गौतम कुशीनगर में हुई थी, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर, और मल्लगढ़ राज्य में हुई थी। मल्लगढ़ राज्य में हुई थी। बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या है? आप भी साथ साथ बोला करो मन में, आपको अगर आता है तो आप भी आंसर राइट किया करो। मेरा आपके साथ आंसर पे निगाह है लल्ला, ठीक है ना। और जो रोते रहेंगे वो रोते रहेंगे। मैं तो पहले कहा हूं कि ये बैच सुपर रिवीजन बैच है। खुद मैं सांस नहीं ले रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कर क्या रहा हूं। मैं सिर्फ आपका रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, कुशीनगर, गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का सर सिद्धांत क्या है? बौद्ध धर्म का सिद्धांत है सर कारणवाद, ठीक है ना। कारणवाद। बौद्ध धर्म के 3 संघ कौन से हैं सर? बुद्ध धम्म संघ, ठीक है ना। बुद्ध धम्म और संघ, ये 3 संघ है। खैर, बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया की आयु कितनी है? 15 वर्ष आयु। और 15 वर्ष आयु में ही आप बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकते हैं। याद रखिएगा एक मेरी और बात, बौद्ध संघ में प्रवेश करने की प्रक्रिया को उपसंपदा कहते हैं। उपसंपदा, जैसे क्रिकेट में तुम आउट हो गए तो उसको आउट टर्म दिया गया है। जब आप बौद्ध संघ में प्रवेश करते हैं तो उपसंपदा कहते हैं। दूसरी बात, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, संबोधि उसको कहा जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ को ही साल का वो बोधि वृक्ष कहा गया, यहां लिखा है वैसे, बोधि का वृक्ष कहा गया। फल्गु नदी किनारे बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और गौतम बुद्ध ने जो आपके क्या कहा जाता है, इनके मृत्यु को, महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति, ठीक है ना। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति, ये बात याद रखिएगा। इनके घोड़े का नाम कंटक हुआ करता था और इनके सारथी का नाम चन्ना हुआ करता था। घोड़े का नाम कंटक और सारथी का नाम चन्ना हुआ करता था। और महात्मा बुद्ध के डेथ के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, हीनयान, महायान। वैसे बौद्ध धर्म के कई भाग हैं, हीनयान, महायान, कालचक्रयान, सहजयान, ये भी हैं, लेकिन हीनयान महायान 2 मुख्य हैं। बौद्ध धर्म की किताबों के नाम, त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, दीपवंश, महावंश, बुद्ध चरित्र जो कि अशोक घोष ने लिखा है, ये सब बौद्ध धर्म के पवित्र किताबों के नाम है, ठीक है ना। सूत विधंग, ये सब। चलिए, तो ये आपके बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध संगतियां 4 हुई थी सर, इसको हम लोग उससे याद रखें, रा व पा कु। रा व पाकू जगहों का कोड है, राजगिरी। और सर आज कल शोक नहीं में ना आ रहा है। पहली मीटिंग अजात शत्रु के काल में हुई थी, दूसरी कालाशोक के शासन काल में हुई थी, तीसरी अशोक के शासन काल में, चौथी कनिष्क के। और बौद्ध धर्म के ये 2 भाग हैं। मैक्सिमम आपका इसी में पूछता है, महात्मा बुद्ध के मौसी का नाम या सौतेली माँ का नाम महाप्रजापति गौतमी था, जो कि इनकी पालक भी हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। और इनकी पहली महिला शिष्य भी हैं। जैन धर्म, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जरा सा आइएगा सर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर हुआ करते थे। एक्चुअली जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, उनको वृषभ सांड से दर्शाया जाता है। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ हैं, जिनको हाथी से दर्शाया जाता है। 22वें अरिष्टनेमी हैं, जिन्हें शंख से। 23वें पार्श्वनाथ हैं, जिन्हें सांप से दर्शाया जाता है। इन 5 महाव्रत में अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह पार्श्वनाथ ने जोड़ा था। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म का त्रिरथ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र है। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थस्थल ये हैं। लेकिन मुद्दा ये बनता है
कि जैन धर्म के प्राचीन साहित्यों को पूर्व कहा जाता है। अगर कभी पूछ दे कि पूर्व क्या है, तो जैन धर्म के प्राचीन साहित्य है। महावीर जैन की अगर बात करें तो महावीर जैन ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था। 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें जीन कहा गया, महावीर स्वामी को अहर्त कहा गया, महावीर स्वामी को निग्रंथ कहा गया, और महावीर स्वामी को कैवल्य कहा गया। सबसे ज्यादा आपके पेपर में ये कैवल्य पूछता है कि महावीर स्वामी को किन नाम से जाना गया। जिस भाषा में इन्होंने ज्ञान दिया था उसका नाम था प्राकृत। महावीर स्वामी ने जिस भाषा में ज्ञान दिया था उस भाषा का नाम था प्राकृत भाषा। याद रखना, जैन धर्म का सिद्धांत को हम लोग सैयदवाद कहते हैं। जैन धर्म के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? सैयदवाद। ये भगवान में विश्वास नहीं करते हैं लेकिन आत्माओं में विश्वास करते हैं। एक्सट्रीम अहिंसा में जैन धर्म विश्वास करता है। जैन धर्म के मुख्य रूप से दो भाग हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है ना, श्वेतांबर और दिगंबर, ये इनके दो मुख्य भाषा है जैन धर्म के। एक बात जैन धर्म के बारे में और याद रखिएगा कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का मुख्य संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे तो ये महावीर स्वामी के बारे में, इनके बचपन का नाम वर्धमान था। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था और 468 बीसी में इनका पावापुरी में डेथ हुआ था। ये ज्ञात्रक कुल के थे। इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रक कुल के थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इन्होंने पहला उपदेश विपलांचल पर्वत पे दिया था। जैसे महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इन्होंने विपलांचल पर्वत में दिया था। अगला पॉइंट, मौर्य वंश। मौर्य वंश से आओ देखते हैं क्या क्या जरूरत पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? सर जाहिर सी बात है, इसने जैन धर्म स्वीकार किया था तो जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम आपको बताएं तो चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। सैंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध लड़ा था और काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, 4 प्रांत उससे छीन लिया था। सेल्यूकस निकेटर की लड़की कर्नेलिया से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किया था। कर्नेलिया को हेलना नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी का उपहार दिया था सेल्यूकस निकेटर को। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज नाम का विदेशी यात्री भी आया था, और मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी सर? इंडिका किताब लिखी थी। इंडिका किताब लिखने वाला कौन है? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर जैन धर्म स्वीकार किया था। जैन धर्म इसने किसके माध्यम से स्वीकार किया था? ये पेपर में पूछता है। भद्रबाहु के माध्यम से जैन धर्म स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 बीसी में हुई थी सल्ले खना करते समय। सल्ले खना एक प्रकार का योग या व्रत है जैन धर्म में जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए किया जाता है, और जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी। ठीक है ना, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। मेरा जो मैं ये लेक्चर बोल रहा हूं, प्लीज बात मत करो, सिर्फ मुझे तेजी से सारे फैक्ट्स बोलने दो। तुम्हारे कान में ये 20 बार गूंजेंगे ना, देखना बहुत फायदा देगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। सल्लेखना चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, अब देखो ये भद्रबाहु ने इसको जैन धर्म की दीक्षा दी थी, वो बात मैं लिख दिया। अगला पॉइंट, किस व्यक्ति को देव नाम प्रियदर्शी कहा गया? सर देव नाम प्रियदर्शी अशोक को कहा गया। अशोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग अशोक का जन्म, ये सब तो ठीक है। खैर सर, अशोक ने सर 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा था। ठीक है सर। अशोक ने सर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। किसके माध्यम से? उपगुप्त के माध्यम से बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। अशोक ने सर, अशोक का पुत्र जो हुआ, अशोक के बाद इसका उत्तराधिकारी सर दशरथ नाम का इसका जो पौत्र था, लड़के का लड़का था, वो इसका उत्तराधिकारी बना था। अशोक का जो पुत्र, एक लड़की और लड़का, संघमित्रा, ठीक है ना, संघमित्रा और महेंद्र, ये दोनों श्रीलंका भी गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने श्रीनगर नामक शहर की भी स्थापना की थी, और नेपाल में इसने देवपत्तनम नामक शहर की स्थापना की थी। देवपत्तनम नामक शहर की स्थापना की थी। अगर हम लोग अशोक की बात करें तो अशोक ने भारत में अभिलेखों की शुरुआत करवाई थी। किसकी शुरुआत करवाई थी? अभिलेख की। अगर हम लोग अशोक के बारे में बात करें तो अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं सर? एक होता है स्तंभलेख, एक होता है गुहालेख, और एक होता है आपके शिलालेख। स्तंभलेख, गुहालेख, शिलालेख, स्तंभलेखों की संख्या 7 बताई जाती है, और ये तीनों ही अलग अलग लिपि में लिखे गए हैं। अशोक ने जिन लिपियों को लिखा है सर, जिन लिपि में लिखवाया, खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक और ब्राह्मी, ये लिपियों का अशोक ने अपने अभिलेखों में प्रयोग किया है। याद रखिएगा,
अशोक का जो स्तंभ लेख है वो 7 है और उसकी संख्या वो केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है ना। वो अशोक अपनी एक ही पत्नी का अभिलेख में जिक्र करता है जिसका नाम है कारुकी। अशोक अपने अभिलेखों में सिर्फ अपनी कारुकी पत्नी का अभिलेख करता है, जो कि रानी के अभिलेख या फिर रुमनदेही अभिलेख में इसका जिक्र मिलता है। अशोक अपने जीवन काल में एक ही महत्वपूर्ण और बड़ा युद्ध लड़ता है, बड़ा युद्ध एक ही तो नहीं कह सकते, दैट इज कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध किसके विरुद्ध? सर खारवेल नरेश के विरुद्ध, ठीक है ना, खारवेल नरेश के विरुद्ध लड़ता है। और अगर ये अशोक के बारे में है, अशोक के पिता बिंदुसार थे और बिंदुसार को अमित्रघात सिंहसेन भी कहा जाता है। अशोक के समय डियानीसियस भारत आया था, बिंदुसार के समय डायमेकस भारत आया था। इस बिंदुसार ने आजीवक धर्म स्वीकार किया था, जो कि मक्खली घोषाल के द्वारा स्वीकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, गुप्त वंश। चलो आंसर करो गुप्त वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में आंसर करो। नहीं है, चलो मैं बताता हूं सर। गुप्त वंश का राजा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो था वैसे गुप्त वंश के बारे में सुनो। गुप्त वंश का फाउंडर कौन था सर? गुप्त वंश का फाउंडर श्रीगुप्त था। इसने कौन सी उपाधि ली थी? महाराजा धीराज, ठीक है ना, इसने उपाधि ली थी महाराज की एक्चुअली। इसके बाद रियल फाउंडर जो गुप्त वंश का कहा जाता है, रियल फाउंडर कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। ही टुक द टाइटल ऑफ महाराज धीराज, ठीक है ना, इसने महाराज धीराज की उपाधि ली थी। इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, विवाह प्रकार का सिक्का और इसने राजा रानी प्रकार का सिक्का चलाया था, राजा रानी प्रकार का सिक्का। उसके अलावा इस चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत भी चलाया था। कई बार आपके पेपर में गुप्त संवत पूछता है, 319 एडी में गुप्त संवत चलाया था। दूसरी बात, श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, लेकिन घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। याद रखिएगा, इस वंश में एक शासक हुआ था जिसका नाम था आपके ये समुद्रगुप्त। हाँ, ये डी ऑप्शन सही है, समुद्रगुप्त। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। लिच्छवी दौहित्री भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सबसे ज्यादा लिच्छवी दौहित्री पूछता है, या फिर भारत का नेपोलियन पूछता है, या फिर कविराज भी इस व्यक्ति को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कविराज के नाम से भी जाना जाता था। इसको अश्वमेघ कर्ता भी कहा जाता था। इसने 5 प्रकार के सिक्के जारी किए हैं। 5 प्रकार के सिक्के को हम लोग क्या कहते हैं? गरुड़ प्रकार का सिक्का, अश्वमेघ सिक्का, और आपके क्या कहता है, युद्ध प्रकार का सिक्का, शिकारी प्रकार का सिक्का, बाघ प्रकार का सिक्का। अब जरा गुप्त वंश वालों के बारे में सुनो। गुप्त वंश वालों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। जो इनका राजकीय पक्षी था वो गरुड़ था। इनका राजकीय धर्म क्या था? वैष्णव था। मंदिर बनाने की कला का विकास गुप्त वंश के समय हुआ था। इनके वंश में जो सबसे प्रतापी राजा हुआ था, उस राजा का नाम था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उसी के दरबार में फाहयान भारत आया था। गुप्त वंश वालों ने अवतारवाद का सिद्धांत लाया था। जैसे कि विष्णु जी के अवतार राम जी हैं, विष्णु जी के अवतार भगवान कृष्ण है। ये जो अवतारवाद का सिद्धांत है, ये गुप्त वंश वालों ने लाया था। भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इसमें मंदिर बनाने, कला और साहित्य पे काफी काम हुए थे। गुप्त वंश वालों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के भी जारी किए थे और इन्होंने रुपए का नाम से सिक्का भी चलाया था। जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसने शकों को हराया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसने विक्रम संवत की शुरुआत भी की थी, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय। अब बताओ, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? बताओ बताओ बताओ, नालंदा। मैं बोलूं ना, तुम लोग मेरे बैच के पीछे 90-100 रुपया खर्च किए होगे ना, लेकिन 7 घंटे में इतनी एनर्जी से बोल दूंगा ना कि तुमको लगेगा नहीं यार, एक मास्टर इससे ज्यादा और क्या ही दोहरवा सकता है 1 घंटे में। ये मैं आपको वचन देता हूं। तुम जब क्लास से निकलोगे ना, एक लंबी सांस खींचोगे और बोलोगे कि यार आशुतोष क्या किया तुमने। वास्तव में मैं अपनी तरफ से 100% देता हूं। सर, नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। इससे ज्यादा इसमें कुछ बात नहीं पूछता है, इसलिए ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान देंगे। मध्यकालीन भारत। आइए सर, गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? सर, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मतलब होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है ना, चंद्रमा का देवता। ये बात भी कभी कभी पूछ देता है आपसे। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का क्या कहलाता है? सर, फाउंडर, ठीक है ना। ये गुलाम वंश का फाउंडर कहलाता है। सर, इसको कई नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है, पील बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को सिपह सलार के नाम से भी जाना जाता है, सिपह सलार के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की पहली मस्जिद कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है ना, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर में करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी एक बेसिकली मस्जिद ही है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है ना, अपने, अरे यार
बोर्ड ही हैंग हो गया। बोर्ड हैंग हुआ नहीं, मेरे हाथ से यहाँ लग गया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में अपने गुरु, एक लोग स्टूडियो में ना, बख्तियार काकी की याद में इन्होंने क्या किया था, तुम लोग ध्यान से सुनते रहो, जब तक बोर्ड आएगा मैं तो बोलता रहूंगा। अरे यार वो बोर्ड मेरे हाथ से यहाँ पे बोर्ड पे लग गया, ये बंद हो गया, इसको ऑन करो। ठीक है, तब तक तुम लोग सुनते रहो, नहीं हम लोग का समय जाएगा। डर कर रहे हो, आओ आराम से। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन वो क्या हो गया, बीच में ही मर गया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय मरा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इस वंश का कोई ऐसा बड़ा राजा नहीं बना। हाँ, लेकिन 1210 में जो बना इल्तुतमिश बना। 1210 में, 1210 से लेके 1236 इल्तुतमिश। इल्तुतमिश मतलब नाम का मतलब होता है साम्राज्य का स्वामी। ये तुम्हारे एमटीएस में पूछा है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, ठीक उसी तरीके से इल्तुतमिश का मतलब होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश ने कई निर्माण करवाए थे। जैसे सबसे पहले तो उसने कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने अतारकीन दरवाजा, इल्तुतमिश ने भारत का पहला मस्जिद, इल्तुतमिश ने भारत का पहला मस्जिद नहीं मकबरा, भारत का पहला मकबरा, और इल्तुतमिश ने ही भारत का पहला ईदगाह का भी निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में जूद के युद्ध में आराम शाह को पराजित किया था। इल्तुतमिश को भारत में गुलाम वंश का रियल फाउंडर कहा जाता है। और इल्तुतमिश के मरने के बाद उसकी लड़की शासिका बनती है, जो 1236 से लेकर 40 तक रहती, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान से मात्र एक लाइन आपसे पूछता है कि वह पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासिका कौन थी जिसने भारत पे शासन किया। आंसर इज रजिया सुल्तान। ठीक है ना, रजिया सुल्तान। अच्छा, रजिया सुल्तान का मकबरा कैथल में हरियाणा में मौजूद है। रजिया सुल्तान को उम्दत उल निस्वा कहा जाता है। रजिया सुल्तान के बाद जो शासक बनता है वो बलबन। बलबन के बारे में सुनो। बलबन इतिहास का सबसे अत्याचारी शासक था। जब तक ये बोर्ड ऑन हो यार, मुझे तो बोलना पड़ेगा, ताकि आप जब हेडफोन लगाओ या मुझे सुनो तो 1 मिनट भी इस बैच का बर्बाद नहीं होना चाहिए। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। सजदा और पैबोस नाम का इसने त्योहार भी शुरू किया था। बलबन ने अपने लिए सजदा और पैबोस नाम का प्रथा शुरू किया था और नवरोज नाम का त्योहार शुरू किया था। बलबन अपने को जिल्ले इलाही भी कहा करता था, खुदा की परछाई भी कहा करता था, और लौह और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी लेकर चलता था। बलबन ने चालीसा को समाप्त किया था। चालीसा क्या है सर? चालीसा एक 40 लोगों का समूह है, अमीर लोगों का, जिसे बनाया इल्तुतमिश ने था और समाप्त किया था बलबन ने। ठीक है ना, उसको सच कहा जाए तो चालीसा को आप तुर्कान है चहलगनी भी कर सकते हो। बलबन के बाद इस वंश का कोई मजबूत राजा नहीं हुआ। अगर अब आपको सल्तनत काल में किसी राजा को पढ़ना है तो दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानो जरा कि अलाउद्दीन खिलजी कौन है। अलाउद्दीन खिलजी को ध्यान से सुनना लल्ला, तुम अपने नोट्स चाहो तो बना सकते हो, तुम चाहो तो कान पे लगा के दोहरा लेना। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसे अली गुरसाब कहा जाता था, इसे यामनी उल खिलाफत भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवाहा भी कहा जाता था, युग का विजेता भी कहा जाता था, विश्व के सुल्तानों का सुल्तान भी कहा जाता था। और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर है सानी भी कहा जाता था। ठीक है ना, सिकंदर है सानी भी कहा जाता था। ये बोर्ड हैंग हो गया है, वो देख रहे हो धीरे धीरे चल रहा है, वो आ जाएगा। तब तक 2 मिनट बर्बाद नहीं कर सकते, आपका समय अमूल्य है। ये जब तक होगा मैं आपको बोलता ही रहूंगा। ठीक है ना, तो वो कहा जाता था। अब जरा, और सेम चीज हिंदी और इंग्लिश में इसमें लिखा हुआ है, पीडीएफ में आपको दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला, अलई दरवाजा, अलई मीनार, ये सब बनवाया था। उसके अलावा सुनिए, अलई दरवाजा, अलई मीनार, हौज खास, जमियत खाना, मस्जिद, सीरी का किला, ये सब बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसको सबसे ज्यादा जाना जाता है मार्केट रिफॉर्म के लिए। इसने आमिर कोही नाम से कृषि विभाग का नाम भी निर्माण करवाया था। और इसने एक काम किया था, इसने गढ़ी कर और चराई कर नाम से 2 ये टैक्स लिया करता था। मसाहत और बिस्वा, ये 2 खेतों को नापने का पैमाना था, जैसे एकड़ बीघा नहीं होता, तो मसाहत और बिस्वा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक इंपॉर्टेंट बनता है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पागल शासक, सनकी शासक या बेवकूफों का शासक भी कहा जाता है। इतनी देर इसको ऑन होने में लगेगा, ठीक है ना, यहां से बंद। ठीक है, तो
टाइम लगेगा, ठीक है, कोई नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी बोर्ड में लिखा हुआ है, इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे बोर्ड में हो रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक, इसे पागल शासक, सनकी शासक या बेवकूफों का शासक कहा जाता था। इसने अपने इसी के समय विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। वहीं बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी आपके बहमन शाह ने, जिसे ओरिजिनल नाम था हसन गंगू। ये जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके समय में वो आया था यार भारत, जिसने रेहला नामक किताब लिखी थी। कमेंट करो, क्या नाम था उसका? इबन बतूता। इबन बतूता, ठीक है ना? इबन बतूता भारत आया था, जिसने रेहला नामक किताब लिखी थी। अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जाए, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन में कोई ऐसा बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक को अपने युग का अरस्तू भी कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई ऐसी चीजें शुरू की थी जो कि फेल थी, जैसे दोआब एरिया में कर वृद्धि, वो उसका फेल था, ठीक है ना? कि दोआब एरिया में उसने कर वृद्धि कर दिया था, जो कि फेल था। उसने कराची नामक युद्ध अभियान चलाया था, जो कि फेल था। उसके अलावा उसने आपके खुरासन नामक अभियान चलाया था, जो कि फेल था। तो मोहम्मद बिन तुगलक को उसके फेल्योर की वजह से याद किया जाता है। 1351 ईस्वी में उसकी डेथ हुई थी। फिर उसके बाद उसका भाई फिरोज शाह तुगलक शासक बना था। फिरोज शाह दौलताबाद इसने अपनी कैपिटल बनाई थी, सही बात है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बना था, उसके युग को मध्यकाल के इतिहास का भ्रष्ट काल भी कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, ये ईयरफोन पे सुनने के लिए है, आपके नोट्स बनाने के लिए है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें। फिरोज शाह तुगलक ने 4 प्रकार के कर शुरू किए थे। कौन कौन से सर? अवबाब। उसने 24 प्रकार के करों को पहले बंद किया था। उन 24 प्रकार के करों को अवबाब कहा जाता था। उसने 4 प्रकार के कर फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किए थे। खराज, खम्स, ये 2 कर थे। उसके अलावा उसने एक जकात शुरू किया था और एक जजिया। जजिया उसने शुरू नहीं किया था, जजिया कर केवल ब्राह्मणों पे लगाया था। उसने अपनी आत्मकथा, ठीक है ना, उसने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही भी लिखी थी। इसने एक घड़ी बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, जिसे ताश घड़ियाल कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 शहरों का निर्माण किया था। एक शहर का नाम हुआ करता था जौनपुर। जौनपुर उसने अपने बड़े भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था, ठीक है ना? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था। उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने 2 प्रकार के सिक्के भी चलाए थे। एक सिक्के का नाम था अद्धा, एक का नाम विख। पिछले साल के एमटीएस के पेपर में अद्धा पूछा था, तो हो सकता है इस बार आपके एमटीएस के पेपर में विख नाम का सिक्का पूछे, ठीक है ना? अद्धा और विख नाम के इसने सिक्के चलाए थे। फिरोज शाह तुगलक के बाद ये वंश लोदियों के हाथ में चला गया। इस बीच में सैयद वंश आता है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र कहा था, वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लोदी में जो इंपॉर्टेंट है वो है सिकंदर लोदी, जिसने आगरा की स्थापना की थी। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट लाइन ही सिर्फ इस बैच में बोल रहा हूं। आगरा शहर की स्थापना की थी। दिल्ली की राजधानी सिकंदर लोदी ने आगरा ले गया था। उसका ओरिजिनल नाम निजाम खां हुआ करता था। उसके मिनिस्टर मियां भुआ ने क्या किया था? उसके मिनिस्टर मियां भुआ ने मोट मस्जिद का निर्माण करवाया था दिल्ली में। उसके अलावा आपको बता दूं, इब्राहिम लोदी 1526 में, लोदी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, जिसका दोस्त था ग्वालियर का राजा। ग्वालियर के राजा और इब्राहिम लोदी ने युद्ध लड़ा था। आ जाओ ना स्क्रीन पे, रुको मैं 1 सेकंड के लिए कैमरा ऑफ कर दे रहा हूं। हाँ, तुम लोग सुनो। इब्राहिम लोदी ने जो, जहां मेरी पीपीटी थी वहीं पे ओपन कर दो, मेरी पीपीटी ओपन करो, डाउनलोडेड में होगी, ठीक है ना? इब्राहिम लोदी ने जो युद्ध लड़ा था वो आपके कौन सा था? तो इब्राहिम लोदी के द्वारा जो लड़ा गया युद्ध था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। ये क्यों खोल रहे हो? अगर नहीं आता है तो मेरे क्लास में मत आया करो, जाओ यहां से, मैं देख लूंगा। भेजो उसको। कह रहा हूं कि मेरी पीपीटी ओपन करो, तो पता नहीं क्या ओपन कर रहे हो। 1 सेकंड यार, आप लोग 1 सेकंड रुकिएगा, मैं देख ले रहा हूं। कितने बजे मैं क्लास में आया हूं? 2 बजे ना, 2 बजे। इसको ओपन करो। हम बात कर रहे हैं, कैमरा ऑफ है, क्यों नहीं आ रहे हो स्क्रीन पे? मैं आ रहा हूँ। हाँ, वो मैं कर लूंगा। ये बोर्ड हैंग होता है क्या? आज ही होगा, वो कभी कभी हो जाता है। वहाँ भी रेडी था। 1 सेकंड मेरे भाई, वो मैं उस पीपीटी पे चला जाऊं जिस पीपीटी पे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ताकि आप लोग को भी बैक में देखने को मिलता रहे कि क्या पीपीटी में चल रहा है, ठीक है ना? अलाउद्दीन खिलजी, रुको रुको रुको, अभी मैं पहुंचा हूं इब्राहिम लोदी,
ये सिकंदर लोदी और हाँ ठीक है चलो। तो ये मैं कैमरा ऑन कर दूं, ठीक है ना। अरे मैंने कैमरा ऑफ किया था तो मैं कहां से दिखूंगा, ये बोर्ड हैंग हो गया था ना। अब ये सिकंदर लोदी के बारे में, इब्राहिम लोदी के बारे में बोल रहा था। तो जो बात मैं बोला हूं देखो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो बात मैं बोला हूं वो इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था सर? बाबर। बाबर के बारे में यहाँ पे जो बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी को हराया, 26 में खानवा का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध राणा सांगा को हराया, और 28 में उसने चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय को हराया था, और 29 में उसने घग्गर का युद्ध अफगानों और बंगाली और मराठों की संयुक्त सेना को हराया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखा था, बाबर नामा, जो कि तुर्की भाषा में। आगे चल के अब्दुल रहीम खान खाना ने उसको फारसी में कन्वर्ट किया था। बाबर को लिखने की एक कला, मुंबईयान शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर ने शाहरुखी नाम के सिक्के चलाए थे। बाबर ने गाजी कलंदर की उपाधि ली थी। बाबर को मालियों का राजकुमार भी कहा जाता है। बाबर मुगल वंश का फाउंडर हुआ करता था। बाबर के ये प्रमुख युद्ध यहाँ पे लिखे हुए हैं। चौसा, बाबर के बाद उसका लड़का हुमायूं शासक बना था और हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा था। हुमायूं की अगर बात किया जाए तो इसको इंसान है कामिल के नाम से जाना जाता है। और हुमायूं ने 1532 में दोहरिया का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा था। हुमायूं ने दीन पनाह शहर की स्थापना की थी और शेर मंडल लाइब्रेरी की स्थापना की थी। हुमायूं ने 1555 में मई के महीने में मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा था तातर खां से और जीत गया था। 1556 में उसने सरहिंद का युद्ध लड़ा था और जीत गया था, ठीक है ना। फिर हुमायूं शासक बन के दोबारा बैठा 1555 में, लेकिन एक साल के बाद वो एक सीढ़ी शेर मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से लड़खड़ा करके गिर गया और उसका डेथ हो गया था। हुमायूं बुधवार के दिन न्याय करता था। शेरशाह सूरी फरीद खान था, सासाराम में शासन करता था। सासाराम में इसका मकबरा है। इसने सड़क है आजम, जिसे आज आप जीटी रोड कहते हैं, उसका इसने निर्माण करवाया था। ये सूरी वंश का शासक था, ठीक है ना, सूरी वंश का फाउंडर था। यही हुमायूं के साथ में युद्ध लड़ा था। मुगल सम्राट अशिक्षित था। अकबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अकबर के बारे में, अकबर के सारे युद्ध आपको यहाँ पे एक जगह दिया है। अकबर ने क्या क्या निर्माण करवाया, अब इसको सिर्फ मैं मुंह से बोल सकता हूं, मैंने एक जगह क्या, क्योंकि अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने कौन कौन सी प्रथा शुरू की और कौन कौन सा बंद किया, ठीक है ना। तो बंद किया वाले सारे यहाँ पे हैं। ये चीजें अकबर ने बंद की थी, ये चीजें अकबर ने शुरू किया था, ठीक है ना। ये चीजें अकबर ने शुरू किया था। अकबर। सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो याद रखना, सर टॉमस रो जहांगीर के बारे में सुनो। जहांगीर चौथा सम्राट था। जहांगीर ने नूरजहां या नूर महल से शादी की थी। नूर महल ने एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। एतमादुद्दौला उसके पिता नूरजहां के पिता का नाम था, जिसका ओरिजिनल नाम गियास बेग था। नूरजहां की माता जो थी उनका नाम असमत बेगम था। असमत बेगम सेंट बनाने वाली, इत्र बनाने वाली, गुलाब से पहली महिला थी। जहांगीर के लड़के खुर्रम ने इनके खिलाफ विद्रोह किया था, जिसमें सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की गुस्सा करके जहांगीर ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। खुर्रम और खुसरो दोनों ही जहांगीर के लड़के थे। जहांगीर को न्याय का जनक माना जाता है भारत में, मतलब वो न्याय के लिए इसको जाना जाता है। और जहांगीर को कला, न्याय का स्वर्ण का और इसके समय को कला का स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है ना। जहांगीर के समय को कला का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर के बारे में ये कहा जाता है कि जहांगीर ने ऐसा कोई बड़ा निर्माण नहीं करवाया या जहांगीर ने कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है, ये बात याद रखना। न ही जहांगीर के नाम कोई बड़ा निर्माण है, न ही जहांगीर के नाम कोई भी युद्ध है। अर्जुन देव वाली हत्या इससे पूछता है, और उसके अलावा जहांगीर की पत्नी का नाम, बल्कि नूरजहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका ओरिजिनल नाम क्या था? मेहरून निसा था। इसकी माता और इसके पिता का क्वेश्चन इससे पूछ देता है। जहांगीर का इसी में जो गोल गोल दुनिया है वो घूमती रहती है। जहांगीर से आपसे 3 से 4 बात से ज्यादा नहीं पूछता है पेपर में। इसने रविवार और बुधवार का टाइम न्याय के लिए फिक्स कर रखा था। और जहांगीर ने आईन है जहांगीरी नामक रचना भी लिखी थी, जिसमें उसने अपने 12 आदेश लिखे थे। उन 12 आदेशों को आईन जहांगीरी कहा जाता है। जहांगीर ने अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को उठा करके इलाहाबाद के किले में लाया था, जिसे क्या कहा जाता है, और उसके ऊपर अपने आदेश भी अशोक के अभिलेखों पे लिखवाया था। तो ये पहला मुगल बादशाह था जिसने अशोक के अभिलेख पे अपने भी आदेश लिखवाए थे। जहांगीर के बाद शाहजहां के बारे में सुनो। शाहजहां ने हिंदू मुस्लिम विवाह बंद करवाया था। शाहजहां ने गौ हत्या दोबारा शुरू करवाया था। तीर्थ यात्रा कर दोबारा शुरू करवाया था। इसने हिजरी संवत बंद करके
इलाही संवत, अकबर के द्वारा शुरू किए गए इलाही संवत को बंद करके हिजरी संवत की शुरुआत की थी। शाहजहां को किसानों का मित्र कहा जाता है। शाहजहां के समय को संगमरमर का काल कहा जाता है। शाहजहां ने की मां का नाम जगत गोसाई हुआ करता था। शाहजहां को किरण ए सानी के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहां ने ताजमहल दिल्ली आगरा में, लाल किला दिल्ली में, जामा मस्जिद दिल्ली में, मोती मस्जिद आगरा में, तख्ते ताउस आगरा में और क्या कहते हैं दीवाने आम दीवाने खास आगरा में ये निर्माण करवाया था। शाहजहां का जो ताजमहल था वो मुमताज की याद में था। मुमताज का ओरिजिनल नाम अर्जुमंद बानो बेगम हुआ करता था, ठीक है ना, अर्जुमंद बानो बेगम हुआ करता था। याद रखना जो ताजमहल का ब्लूप्रिंट है वो इटली से आया था। ताजमहल का जो मुख्य वास्तुकार है उसका नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था और ताजमहल के मुख्य मिस्त्री का नाम ईशा खां हुआ करता था, ठीक है ना, ईसा खां हुआ करता था। ये बात आप याद रखिएगा। शाहजहां और ये तो हो गया है। सर जजिया कर, जजिया कर को पुनः किसने लागू किया था? औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में मैं आपको बताऊं, औरंगजेब को जिस तरह समझा जाता है, सर ये मूर्ति तोड़ा था, मंदिर तोड़ा था, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का कृष्णदेव राय मंदिर। ये अपने आप को शाही दरवेश कहता था, जिंदा पीर कहता था, आलमगीर कहता था। शाही दरवेश, जिंदा पीर, आलमगीर, ये आपको इसके नाम याद रखने हैं। इसने अपने जीवन में औरंगजेब ने 2 ही निर्माण करवाए हैं। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, जो अब संभाजी नगर की याद में संभाजी नगर जाना जाता है। बीबी का मकबरा इसने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। दिलरास बानो बेगम का नाम औरंगजेब ने आपके रबिया उद दौरानी रख दिया था। इसने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ 1665 ईस्वी में क्या किया था? आगरा की जय क्या उसको कहते हैं यार, कौन सी संधि थी जो 1665 में हुई थी? वो 2 बार हुई है, किसी को नाम याद हो तो बोलो ना। संधि मतलब ट्रीटी। अरे 1665 में जयपुर, नहीं जयपुर की संधि नहीं थी यार, उसका कुछ नाम था, नाम नहीं याद आ रहा है। पुरंदर की संधि, यस, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि इसने किया था, जय सिंह के माध्यम से करवाया था, ठीक है ना। औरंगजेब ने 2 ही निर्माण किए। औरंगजेब ने देखो किन किन चीजों पे प्रतिबंध लगाया था, ध्यान से सुनना। सर औरंगजेब ने रेशमी वस्त्र पे, तड़क भड़क वाले संगीत पे, नशा पे, उसके अलावा क्या कहा जाता है, मंदिर जाने पे भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। कई मंदिर भी इसने तोड़वा दिए थे। इसने नवरोज त्योहार को भी बंद किया था। इसने तुलादान जो अकबर ने शुरू किया था उसको भी बंद कर दिया था। इसने झरोखा दर्शन को भी बंद कर दिया था और इसने भांग की खेती पे भी प्रतिबंध लगाया था। ये 8-9 चीजें औरंगजेब ने बंद की थी। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल में कोई भी स्ट्रॉन्ग शासक नहीं बना। आखिरी मुगल बादशाह का नाम है बहादुर शाह जफर दीती, जो 1857 की क्रांति में मारा गया था। अच्छा, ये तो औरंगजेब। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में मैं सिर्फ आपको 5 से 6 मिनट लूंगा और जो जो मैं ईयर के साथ बोलता जाऊंगा, मैं सच कह रहा हूं, अपने कान में अपने एग्जाम से पहले 5 बार वो सुन के जाना, 5 बार वो सुन के जाना। मैं लिख के कहता हूं, सजदा और पैबोस भी औरंगजेब ने बंद किया था, ठीक है ना। 5 बार वो सुन करके जाना तुम लोग। मैं सच कह रहा हूं, अगर ईयर में से उसमें पूछा तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, मैं एक बार भी क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि मैं एमटीएस के पेपर के लिए हर इंपॉर्टेंट ईयर लिखने जा रहा हूं। रेडियो सब लोग, अब तुम लोग खाली ऐसे करके देखो और कान से सुनो और बार बार यही चीज आपको कान से सुननी है, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। देखो लल्ला, दिव्यांग पांडे इतिहास बहुत बड़ा है। मैं एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर इंपॉर्टेंट लाइन बस बोल रहा हूं लल्ला, ये बात समझो। तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, इतिहास 1 दिन 1 घंटे का सब्जेक्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है लल्ला, ठीक है ना। गुलशन कुमार कह रहे हैं सर आप ठीक है, मैं बहुत ठीक हूं। नहीं, नोट्स मत बनाओ लल्ला, नोट्स मत बनाओ, बाद में सुन के बनाना, ठीक है ना। चलो 18 व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है ना। 1857 में ईयर और घटना सुनना, बस हो सके तो आंख बंद करके आराम से। 1857 में क्रांति हुई थी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की डफरिन के समय एओ ह्यूम ने स्थापना की थी। 1893 में शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक जी ने मनाई थी। 1895 में गणपति दक्कन महासभा की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। 1896 में गणपति महोत्सव की शुरुआत हुई थी। नहीं, 93 में गणपति महोत्सव, 96 में शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक। 1897 ईस्वी में
स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद जी ने आपके स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। 1902 ईस्वी में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन प्रकाशन शुरू किया था। 1904 में अभिनव भारत की शुरुआत बीडी सावरकर जी ने की थी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, वायसराय करजन था। 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शुरू किया था। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस बंगाल विभाजन के विरोध में मनाया गया था। 1905 ईस्वी में ही बायकॉट मूवमेंट या स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1906 ईस्वी में लल्ला ढाका के नवाब वकारुल मुल्क सलीमुल्लाह खां आगा खान ने मिलकर के ढाका में मुस्लिम लीग बनाई थी। 1907 में कांग्रेस राप्ती नदी के किनारे सूरत में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में गरम दल नरम दल में टूटी थी। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस जी ने देश के लिए शहीद होने वाले सबसे बड़े, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी बने। और 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिकता की बात की गई थी, मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा गया। 1910 ईस्वी में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी। 1911 ईस्वी में हार्डिंग के समय तृतीय दिल्ली दरबार का, ठीक है ना, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था और इसी समय भारत की राजधानी दिल्ली घोषित की गई थी और बंगाल विभाजन रद्द घोषित किया गया था। 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली घोषित की गई थी। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। 1914 ईस्वी में कोमागाता मारू पानी की जहाज का नाम है, उस जहाज पे मुठभेड़ हुआ था कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पे, उसी को कहा जाता है कोमागाता मारू जहाज प्रकरण, जो 1914 में हुआ था। 1915 ईस्वी में गांधी जी का 9 जनवरी को भारत में आगमन हुआ था। 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना पूना में बाल गंगाधर तिलक जी ने और चेन्नई में एनी बेसेंट ने। 1916 ईस्वी में बीएचयू की स्थापना आपके मदन मोहन मालवीय जी ने काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और 1917 ईस्वी में चंपारण में राजकुमार शुक्ला जी ने क्या किया था, तिनकठिया आंदोलन किया था या चंपारण आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन। 1918 ईस्वी में आपके अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जो दोनों गांधी जी ने किया था। खेड़ा आंदोलन गांधी जी के जीवन का पहला किसान आंदोलन था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक गांधी जी के जीवन का पहला क्या हुआ करता था, अनशन पे किया गया आंदोलन था। 1919 में खिलाफत आंदोलन। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, और जलियांवाले बाग हत्याकांड के लिए अंग्रेजों ने हंटर समिति और भारतीयों ने कौन सी समिति बनाई थी, भारतीयों ने समिति बनाई थी तहकीकात समिति। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को बंद करवाने के लिए प्रिंस ऑफ चार्ल्स भारत आया, लेकिन असफल रहा। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन बंद हुआ। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में सचिन सान्याल ने की, जिनकी किताब का नाम है बंदी जीवन। 1925 ईस्वी में आरएसएस की स्थापना। 1925 ईस्वी में काकोरी एक्शन ट्रेन एक्शन मूवमेंट। 1926 ईस्वी में नौजवान सभा की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने, अरे भगत सिंह जी ने की। और 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन इंग्लैंड में आया, भारत में नहीं। भारत 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जी ने लाया। 1929 ईस्वी में लाहौर बम कांड हुआ या लाहौर कॉन्स्पिरेसी, जिसमें भगत सिंह जी को गिरफ्तारी देनी पड़ी अपनी, उन्होंने गिरफ्तारी दी। 1928 ईस्वी एक बार और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, सोशलिस्ट नहीं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जी ने की। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और झंडा फहराया गया लाहौर में रावी नदी के किनारे सुभाष जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। 1930 में नमक आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने। 1930 में सविना अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1931 में गांधी जी और इरविन का समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 ईस्वी में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका निकालनी शुरू की। 1934 में एमएन रॉय ने भारतीय संविधान का पूर्ण मसौदा तैयार करने की बात की।
1934 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की। 1935 में भारत शासन अधिनियम या जिसे इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसे भारतीय संविधान का नीला छाया प्रति या ब्लू प्रिंट कहा जाता है। 1936 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द आया, 1936 में, ठीक है ना, 1936 में पाकिस्तान शब्द आया। 1937 में कांग्रेस के पहली बार अधिवेशन गांव में हुआ, जिसे फैजपुर कहा गया, जवाहरलाल नेहरू ने की। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी हरिपुर में अध्यक्ष बने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी आपके कहां पे अध्यक्ष बने, ठीक है ना, त्रिपुरी में अध्यक्ष बने और अपने पद से इस्तीफा दिया। जब वो इस्तीफा दिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 1940 में अलग पाकिस्तान की मांग हुई। 1941 खाली गया, कोई बड़ी बात इसमें नहीं हुई, इसलिए कुछ नहीं इसमें। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति हुई, करो या मरो का नारा दिया गया। 1943 में राजगोपालाचारी फार्मूला आया। 1944 में वेवेल फार्मूला आया। 1945 में शिमला समझौता हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया और 1947 में भारत आजाद हुआ। ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट ईयर बोले हैं ताकि आपको कुछ रिवाइज हो सके। सच सच बताओ, 1 घंटे में इससे ज्यादा मैं क्या प्रयत्न कर सकता हूं? ये मैंने पहले ही कहा, ये रिवीजन है लल्ला। अब इसको तुम 5 बार सुनना, और अगर किसी को लगता हो, अगर किसी को ये महसूस होता हो कि नहीं इससे ज्यादा अच्छा हो सकता है, तो जरूर बताना, ठीक है ना। ये मेरा 1 घंटे में एफर्ट था। हिस्ट्री सबसे लंबी थी यार, पॉलिटी जियोग्राफी इससे बहुत कम चलेगी, ठीक है ना। हिस्ट्री बहुत लंबी है और ये पूरी पीडीएफ आपको 1 घंटे में मिल जाएगी। अगर मेरा प्रयत्न दिल से ईमानदारी भरा हो और अगर मैंने 59 मिनट में एक शब्द बिना पानी पिए बोला हो, तो फीडबैक जरूर देके जाना, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत। अब ये सबसे भारी था, पॉलिटी वॉलिटी इतना भारी नहीं है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद वही है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच यार, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करना। जय हिंद, जय भारत लल्ला, ठीक है। फीडबैक जरूर देके जाना। और शाम को, अच्छा हाँ, शाम को 7 बजे आपके लिए मैं इसके 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। सब लोग 111 लिखो कि सर शाम को 7 बजे हम लोग रहेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको एमसीक्यू थियरी जो मुझे समझ में आया मैंने किया। शाम 111 लिखोगे सर शाम 7 बजे, तुम लोगों के लिए छाट के 200 क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि 1 घंटे का काम वहां पूरा करूंगा। और जितना तुम लोग को पढ़ाया हूं सब में से आज क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो तुम्हारी एक्चुअल क्लास ये 2 घंटे की है, ठीक है ना। थैंक यू यार, मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। और मैंने तेज पढ़ाया बच्चा, लेकिन कंपटीशन की दुनिया है, क्या करूं, ठीक है ना, मेरी भी मजबूरी है। बाकी मैं कल से पॉलिटी बहुत स्लो रहेगा, इसका सिलेबस बहुत बड़ा था यार, बहुत। मैं सच बताऊं, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो चुभ सा रहा है। मैं जाके 5 मिनट शांत होकर कहीं से लंबी सांस लेने वाला हूं, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक यू। आपके माता पिता की जय हो, उनका चरण स्पर्श। जय हिंद, जय भारत।